अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। पाकिस्तान की अदालती तारीख में अहम मोड़। इन आंखों ने आज जो मनाजिर देखे वो पहले कभी देखने को नहीं मिले। कई चीफ जस्टिस आए और चले गए, मगर कभी अहम मौजू पर पूरी कार्रवाई बराह रास्त नहीं दिखाई गई। लोग अदालती निजाम पर उंगलियां उठाते थे। कहा जाता था इंसाफ की फराहमी में हम 126वें नंबर पर खड़े हैं। आज जो भी हुआ माजी के बरक्स था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत दिन भर चली। देखने वालों को ये सब भला लगा। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस की नई अंदाज में एंट्री भी खूब रही। कोई प्रोटोकॉल ना लिया, ना कोई रूट लगा और चीफ जस्टिस अदालत पहुंच गए। अब देखना होगा कि अदालती निजाम में किस हद तक तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। दूसरा मामला बड़ा दिलचस्प है। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान आना था, लेकिन इससे भी पहले मरियम नवाज को लंदन बुला लिया है। राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। आइंदा कैंपेन डिजाइन करने के लिए भरपूर फील्डिंग सेट की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की फ्लाइट कैंसिल होने का एक स्क्रीनशॉट भी चल रहा है। क्या वाकई नैब तरामीम से मुतालिक फैसला आने पर नवाज शरीफ का इरादा बदल चुका है या ये महज प्रोपेगेंडा है? इस पर आज डिस्कशन करेंगे। और आखिर में बात होगी सीडीए के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की। शेलिंग और फायरिंग की खबरें भी आई, जिसमें 2 बच्चे जख्मी हुए। E11 चौक में एहतजाज हुआ। सिन्याड़ी और चौंथरा गांव को खाली करवाने का मामला था। इलाका मकीन कहते हैं कि बगैर मुआवजे के बाप दादा की जमीन नहीं छोड़ेंगे। बात सिर्फ ऑपरेशन की नहीं, सवाल यह है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की हिकमत अमली कौन और कैसा है। डिस्कशन के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल और आज एक नया एडिशन भी। इम्तियाज गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एहतशाम साहब, आगाज में तो बात हो जाए आज की समाअत की। दिन भर बराह रास्त दिखाई गई। क्या सिग्निफिकेंस है इस समाअत की? देखिए, मेरे ख्याल में सलमा इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात कर लेते हैं। माजर के साथ जो परसेप्शन था, बनाया गया था या बन रहा था कि जी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एरोगेंट हैं, किसी की बात नहीं सुनते, डांट देते हैं। आज शाम तक का भी देखें, प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है और 3 अक्टूबर तक चली गई है। तवक्को की जा रही थी कि आज ही शायद फैसला हो जाएगा इसके बारे में। अब देखें ना, एक लिहाज से तो एक बड़ा अच्छा तासुर गुजरा कि जी, और जिस अंदाज से सवालात जवाबात हुए, जिस तरह अपने आप को बड़े ऑनरेबल तरीके से कंडक्ट किया, मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए चीफ जस्टिस ने। 2-3 चीज़ें और बड़ी अहमियत वाली हैं अनवर रज़ा इस सारे मामले को अगर हम देखें, अपनी गलतियों का इतराफ़ करना भी बड़ापन होता है। चाहे आप इंडिविजुअल हों, चाहे कलेक्टिवली हों, इंस्टीट्यूशन की बात हो। आज बड़े वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमसे भी गलती हुई है। भुट्टो साहब के मर्डर को, जिसको लोग जुडिशो पॉलिटिकल मर्डर कहते हैं, वो माना कि गलत किया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने मार्शल लॉ को एंडोर्स किया। फिर ये मानना कि जी देखें, हमें ये देखना चाहिए कि रियासत को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। और रेफ़र किया उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला, रिको डिक के मसले में उन्होंने कहा 6 बिलियन डॉलर का आपने टीका लगा दिया। देखिए, ये चीज़ें जो सारी बातें करना, मेरा ख्याल है इसकी बड़ी अहमियत है। फिर आपने देखा फुल कोर्ट रेफरेंस था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी लाइव कवरेज जिस तरह नहीं देखी, ठीक है जी। और जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक ने सवालात किए, कॉन्टेक्ट किए, बल्कि उनका सवाल तो सलमा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जी ये इसके बाद फैसला अगर आता है तो अपील होगी, तो फिर क्या होगा। आमतौर पे हम कहते हैं कि अपील में लार्जेस्ट बनेगा, ये तो फुल कोर्ट है, इसका क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से उनका सवाल भी एक बड़ा अहमियत है। और दूसरा, मसरत साहबा दूसरी जो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट से आई, उन्होंने भी बड़ा सवालत का जवाब दिया। अब 3 चीज़ें अहमियत है कि इसको हमने कैसे देखना है। पहली तो बात है सलमा कि अब ये जो तासुर है कि जी हमारी सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, इसमें बड़ी तकसीम है। काश अब ये तासुर दूर हो। अब देखा जाएगा कि अब कैसे मामला चलते हैं। दूसरा एक आ जाता है, हमारा अदालती निज़ाम फेल हो गया, नाकाम हो गया, ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा। और फिर तीसरी चीज़ जो है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी अहमियत वाली बात है कि अदलिया पर लोगों का एतमाद कैसे बहाल होगा। मेरा ख्याल है आज के बाद बहुत सारे सवालात। मैं आज सुबह एक जगह बैठा देख रहा था, तो कुछ लोगों ने बैठे हुए एक जगह में गया, तो उन्होंने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, ये कोई इंग्लैंड है जहाँ पे डायरेक्ट लाइव चीज़ें आप देख रहे हैं। फिर कहने लेंगे काश ये उर्दू में भी होते। तब देखें, नई चीज़ें हैं। अब ये लोगों के पास हमने देखे हज़ारों की तादाद में मुकदमे हैं। फिर ये कि 126 दिन, 26वें नंबर का जिक्र किया अदलिया का। मेरा ख्याल है वो आज टर्निंग पॉइंट है, क्रॉस रोड पे है। हमारी अदलिया अगर आज़ाद तरीके से फैसले करेगी, इंडिपेंडेंट फैसले करेगी, तो फार नीचे उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। इम्तियाज गुल साहब, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कितना प्रमोट कर पाएंगे नए चीफ जस्टिस? कहा जाता है कि जितने 70-80% केसेस लगते हैं, उसमें पॉलिटिकल इतने केसेस होते हैं कि हजारों केसेस जो पेंडिंग है, जो आम आदमी के केसेस हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। दुनिया भर में ऐसे होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए अलहदा कोर्ट्स बनाई जाती हैं। क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम दोनों चीजों को अलग कर सकें? देखिए, दुनिया भर में मार्शल लॉ भी नहीं लगते। दुनिया भर में सियासी जमातें, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातों के अंदर लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथी नहीं होते हैं, अपनी अपनी जमातों में रहते हैं। कभी ये नहीं होता कि एक से दूसरी से तीसरी पार्टी में चले जाते हैं।
ٹھیک. تو اس لیے ہمارا نظام اتنا پراگندہ ہوا ہے، اس میں ایک چیف جسٹس تمام نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک تمام کے تمام اس کے ساتھ نہ مل جائیں. ٹھیک. اور اس کے باوجود جو مقتدر حلقے ہیں وہ لوگ، وہ گروہ جن کے پاس اصل اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی حدود میں رہیں. ٹھیک. تو ہمیں بڑا یہ دوسرے ملکوں کی مثالیں ہمیں نہیں دینی چاہیے. یہاں پہ اس انداز میں آپ دیکھیں نا، راجہ ریاض کا کیریکٹر جو ہے پاکستان کے منافقانہ سیاست کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ کل وہ نواز شریف کے ساتھ ملے لندن میں، شمولیت کا اعلان کیا انہوں نے نون لیگ میں. اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں آپ کو بھی نظر نہیں آئے گا. لہٰذا پاکستان کے اپنے حالات ہیں. یعنی جو شخص ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں گیا اور بظاہر سارا کچھ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرا، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو اصل میں وہ کہیں اور ملا ہوتا. حالانکہ اس کے سارے ویڈیوز موجود، جس نے کہا کہ یہ اربوں کے ٹھگ ہیں، انہوں نے کروڑوں لوٹے ہوئے ہیں، کیا کیا کہا بھائیوں کے بارے میں. لہذا قاضی فیضیزہ صاحب 1 سال ہے ان کے پاس، بہت اچھا ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے اگر وہ چند ایسے امور اٹھا لیں جن پہ بار بار لٹیگیشن ہوتی ہے، جن پہ بار بار لوگ اپنے کیسز لے کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں. تو ان قوانین، اور جن قوانین کے تحت آتے ہیں، ان قوانین میں وہ اصلاحات سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے کروا لے. صدارتی آرڈیننس بھی آ سکتا ہے. تو ایسے کام ہیں جو کہ ان کو اگر وہ کریں گے تو تب مانے جائیں گے کہ واقعی یہ مختلف چیزیں. یہ کھلی کچہری لگا کے اور ساتھ دن بھر لوگوں کو، کتنے لوگوں کو انگریزی سمجھ آتی ہے جس کو ساری بحث مباحث. تو لہٰذا ہمیں لحاظ سے ایک تماشا تھا، گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے دکھا دیتے، لیکن پوری قوم کو آپ نے ٹی وی پہ ایک دور دیکھنے کو نہیں مل رہا. صرف وہ سپریم کورٹ کی انگریزی میں جاری ایک سماعت چل رہی ہے. بھائی آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ پاپولرزم پہ جاتے ہیں سستی شہرت کے لیے، یہ بھی تو ایک سستی شہرت کا ایک ذریعہ تھا. آپ لوگوں کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بڑے منصف ہیں. بھائی منصف تو اس وقت جب آپ کا فیصلہ آئے گا اس کی پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے منصف ہیں اور کس کس کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب، امتیاز صاحب اردو میں بھی بات چیت بڑی سننے میں دیکھنے میں، لیکن وہ تھوڑی سی تھی. شاہد صاحب موسٹ آف دی پارٹ واز ان انگلش. اردو میں سنے، لیکن آپ دیکھیے یہ کوئی صرف تھوڑی سی یا آدھی بھی اردو بول کے ساری کاروائی لائیو ایک کچہری کی طرح. مقصد کیا تھا؟ 14 جج 15 جج بیٹھے ہوئے، آپ آپس میں معاملہ طے کریں اور بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب، ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ کاروائی دن بھر لائیو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ امتیاز گل صاحب نے کہا کہ ہمیں دن بھر کچھ بھی دیکھنے کو اور نہیں ملا ٹیلی ویژن پہ. صبح سے لے کے ابھی کچھ دیر پہلے تک ہم نے صرف یہ کاروائی دیکھی ہر چینل پہ بلا تعطل، جب تک ان کی بریک نہیں آئی. سلمہ، یہ بالکل ایک ایسی آج صورتحال پوری قوم کو دیکھنا پڑی جو ظاہر ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. 8 گھنٹے تک یہ تھکا دینے والی ایک پوری ٹرانسمیشن تھی، اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ یہ تھکانے والی ٹرانسمیشن ذوالفقار صاحب جرنلسٹ کے لیے تھی یا ججز کے لیے تھی؟ میرا خیال ہے سب کے لیے تھی. پوری قوم نے اور کوئی کام نہیں کیا، چونکہ پہلا دن تھا. ساری دنیا ٹی وی سکرین کے ساتھ چمٹی رہی، اور یہ میڈیا کا جو اوور ایکسپوئر ہوتا ہے وہ لوگوں کو بہت بڑا بھی بناتا ہے اور لوگوں کا قتل بھی کر دیتا ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے، اور اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں تو یہ اوور ایکسپوئر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خیر، وہ ان کا فیصلہ. 2 3 4 چیزیں انہوں نے وائرل نہیں کی ہیں، یہ نئی روایت ہے. خاتون رجسٹرار انہوں نے لگا دی، بڑی اچھی بات ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھی، وہ ان کو اپوائنٹ کیا. ٹی وی کے اوپر براہ راست انہوں نے یہ پورا فیصلہ سنایا. لوگوں کو ایک پروسیڈنگ کا پتہ چلا کہ یہ کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں، کس طرح ججز کا کنڈکٹ ہوتا ہے، کس طرح بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس حد تک کہ لوگوں کو پتہ چلے. فل کورٹ کی بات ہوتی رہی، بندیال صاحب کو بار بار کہا جاتا رہا یہ فل کورٹ کی طرف نہیں گئے. انہوں نے آتے ہی فل کورٹ کا فیصلہ کیا اور فل کورٹ کو بٹھا دیا. اور یہ بھی تیسری چیز جس کو لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے حلف لیتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کیا اور میسج دیا خواتین کو کہ وہ خواتین کی پارٹیسپیشن پہ کس طرح بلیو کرتے ہیں. اچھا، اردو کے اندر ڈسیزن کے حوالے سے بھی ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ اردو کے اندر فیصلے ہوں گے اور پروسیڈنگ ہوگی آگے چل کے. 54,000 کیسز کی پیڈنسی کی بھی بات ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ایشوز ہیں جوڈیشری کے اندر ان کو بہرحال فیس کرنے کی تو بات کی ہے. ان کو
फ्रंट के ऊपर आके उनको फेस करके उनका सोल्यूशन निकालने की बात की है। जो अदलिया के हवाले से, अदारों के हवाले से लोगों का एक इत्मीनान था, इत्मीनान खत्म हो रहा था, इस प्रोसीडिंग के नतीजे में और इस तरह इश्यूज को फ्रंट से लेने के हवाले से मेरा ख्याल है कि अदालतों के ऊपर, अदारों के ऊपर लोगों को इत्मीनान बेहतर होगा, बढ़ेगा। लेकिन बात फिर वही है कि अगर ये सेल्फ सेंटर्ड चीजें होंगी कि इस पे शख्सियत के गिर्द सारा कुछ घूमेगा, असल तो चीज है कि सिस्टम कितना स्ट्रांग कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक वो है। सिस्टम इंसाफ दे रहा है, यानी मुनसब नजर नहीं आना चाहिए, फैसला नजर आना चाहिए। और ठीक है, लेकिन आज सारा कुछ मुनसब के ऊपर फोकस रहा, तो मेरा ख्याल है फैसलों के ऊपर ये चीजें रहे तो ज्यादा मुनासिब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साहब, परसेप्शन को बेहतर करना बड़ा जरूरी है। परसेप्शन के लिए जाहिर है वक्त लगता है काम करने में। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया गया, नहीं हुई, अदलिया ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नजर ये आता था कि शायद अदालतों को या उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको किसी बात का डर था। अभी आइंदा इंतखाबात पे सबकी नजरें हैं। उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि लोग देख रहे थे पंजाब का इलेक्शन होता है या नहीं होता, अगर नहीं हुआ तो क्या क़यामत आ जाएगी। आइंदा इंतखाबात को लेकर भी जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए एक टेस्ट केस है। क्या अदालत की जो रिट है उसको कायम किया जा सकेगा आइंदा? देखिए, जो 14 मई का वाक़या है और जो इंतखाबात ना करवाने की आप बात कर रही हैं, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनका जो कंडक्ट था वो साबित करता था कि वो बाइस्ड हैं, वो किसी एक जमात की तरफ उनका झुकाव है। और हमेशा ये जो जजेस के फैसले होते हैं वो बोलते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा उनके कंडक्ट और उनके फैसलों की वजह से उन पर तनकीद भी की जाती रही, और शायद यही वजह थी कि उनके कमज़ोर कंडक्ट की वजह से और शायद किसी एक जमात की तरफ उनके झुकाव के बायस जो दीगर इदारे थे उन्होंने उनके फैसलों पर उस तरह अमल दरामद नहीं किया। ये तो थी एक शख्सियत की बात, लेकिन उससे अदलिया की जो इदारा है उसको जो उनकी साख को नुकसान पहुंचा है, शायद उसको बेहतर करने की अब जो चीफ जस्टिस हैं वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, काजी फायज ईसा आज पहला दिन था उनका, जिस तरह वो बगैर प्रोटोकॉल के आए और जिस तरह वो अदालत में गए और जिस तरह उन्होंने स्टाफ से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ के हसूल के लिए आपकी मदद और आपका कोऑपरेशन चाहिए। ठीक, हाँ, ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान ने कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट की कंडक्ट था फुल कोर्ट का वो देख लिया। आपको 1 घंटा इनफ था कि आप दिखाते और उसके बाद जजेस अपना काम करते। देखिए, आपके फैसलों की वजह से आपको आपने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है कि हम मीडिया की तरफ देखते हैं। देखिए, पहले तो हम जब सुना करते थे, हमने जब रिपोर्ट भी किया, मैं 99 की बात कर रहा हूँ, शायद उस वक्त जजेस अखबारात भी मुश्किल पड़ा करते थे, लेकिन अब आप जब जजेस खुद टीवी भी देखते हैं और जो वो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं और जिस तरह वो सियासी बयान देते हैं, उस बयानात की रोशनी में जिस तरह हेडलाइंस बनती हैं, ये इंसाफ के कत्ल का मुतरादिफ है। देखिए, आपके फैसले जो हैं वो बोलने चाहिए। आप लॉ ओपिनियन जरूर दीजिए, आप लॉ पर गुफ्तगू जरूर कीजिए। आपके इस आज का जो कंडक्ट था, देखिए, इस पर फुल कोर्ट बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो पेंडिंग केसेस है वो भी किसी ना किसी उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए और वो केसेस भी पाए तकमील तक पहुंचने चाहिए। आज के केस का फैसला देखिए, आपके जब आईनी इदारे परफॉर्म नहीं करेंगे और वहां पर खराबियां पैदा होंगी तो आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये भी बात करें कि हमें आम आदमी को इंसाफ भी फराहम करना है और ये भी अदलिया की जिम्मेदारी है, इसलिए आपको जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो फौरी तौर पर लेने चाहिए। फुल कोर्ट का मकसद ये है, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग किस तरह आईनी गुफ्तगू कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं और कौन पॉलिटिसाइज हो रहे हैं। जब ये फैसला आएगा, इसमें जो डिवीजन होगी उसमें भी लोग अपनी ओपिनियन जरूर देंगे, लेकिन इस तरह के फैसलों से कम से कम आपका मुल्क किसी डायरेक्शन की तरफ जाता है। ये पहला दिन था, हमें मार्जिन देना चाहिए और मार्जिन देने का मकसद सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो और तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करें। आइन जो उन्हें इख्तियार देता है, कानून को उनका यानी कोई भी राय कायम करने से पहले हमें कुछ वक्त लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एहतिशाम साहब, ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, इनके हवाले से जो लोग इनको पसंद करते हैं, कुछ बातें बड़ी पसंद की जाती है। जैसे आज उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। एक गाड़ी का वाकया बड़ा मशहूर है कि जब पुराने चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक बार इनको गाड़ी अपग्रेड करने के लिए कहा, इन्होंने नहीं ली। लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए अगर जस्टिस काजी फायज ईसा कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, वो खुद इस सिस्टम का शिकार हो चुके हैं, क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो दीगर लोगों के लिए आसानियां पैदा करें या इस कल्चर को चेंज कर सकें? अच्छा सवाल है सलमा आपका। देखें, पहली बात तो यह है कि माजरत के साथ हमारे पार्टिसिपेंट का ख्याल है कि जी इतना लंबा टाइम उनको नहीं लेना चाहिए था, शायद अपना नुक्ता नज़र है। मुझे तो फ़ौरन याद आ रहा है अल्ताफ़ हुसैन, जो पाकिस्तान के दुश्मनों से एक बड़ा दुश्मन रहा है और आज भी लंदन में बैठा हुआ है। आपने देखा
انور رضا کے برسوں ہم ہاسٹیج بنے ہوتے تھے, 8-8 10-10 گھنٹے نشے میں بندہ تقریر کیا کرتا تھا اور اول فول بکا کرتا تھا, گانے بھی گایا کرتا تھا معذرت کے اور ساتھ, 9 کا بلیٹن رک جاتا تھا رک جاتا. لیکن اس لحاظ سے دیکھیں آج جو ہے نا ایک بڑا اسٹرانگ سگنل میسج پبلک کی طرف بھی گیا ہے. اب ان لوگوں سنیں سے ذرا کمپیئر کرنا مناسب نہیں. میں نہیں یہ بات کر, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا ٹائم لینے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا آج جس انداز سے آج 15 ججز بیٹھے ہوئے تھے, میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ٹیلی ویژن پہ یہ ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کتنا وقت لینا چاہیے لینا چاہیے, لیکن اصل بات ہے کہ آج انہیں بھی احساس ہوا ہوگا کہ ہمیں قوم دیکھ رہی ہے اور ہماری قوم کی توقعات ہماری کیا ہیں. ان حالات میں جب کہ ہماری جوڈیشری کے بارے میں لوگ سوالات اٹھاتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک آدھ دن کا مارجن دے دینا, اتنا لمبا بیٹھنا. اصل بات ہی کہہ رہے ہیں آپ کے فیصلے بولنے چاہیے, اب دیکھنا چاہیے کہ کتنے انڈیپینڈنٹ فیصلے ہوں گے, کیا ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ قاضی صاحب نے سفرنگ دیکھی ہے, ان کی بیگم جس طریقے سے ان کو لایا گیا, ایک تو ویمن امپاورمنٹ کی بڑی بات کرتے ہیں وہ لایا گیا, پلس یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا جس طرح ان کی بیگم صاحبہ نے کیسز بھگتے, انہوں نے بھی بھگتے, غلط صحیح میں ہم نہیں جاتے. بہرحال ایک ہوا, اس کے بعد اسی کیس کو واپس کیا گیا اور دیکھیں وہی پریزیڈنٹ صاحب ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں ریفرنس بنا کے بھیجا تھا, انہوں نے ان سے حلف لیا. دیکھیں یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 1 سال کا موقع ملا ہے انہیں, اب کیا کیا کر پائیں گے. ابھی آپ نے بات کی آئینی کورٹ کاسٹ بن جائے تو ہمارے میرا خیال ہے 50% ٹائم ہمارا بچ جائے گا. ایک دوسری بات ہے کہ پریسیڈنٹ چھوڑ کے جانے چاہیے. آپ نے اثاثہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں. اب بندیال صاحب کی بات تو چھوڑ دیں, وہ ہسٹری ہو گئے ہیں, ہسٹری فیصلہ کرے گی وہ اچھے تھے برے تھے کیا کیا, اثرات لیکن ان کے رہیں گے. دیکھیں ظاہر چیف جسٹس ہوں, جب آپ مسلسل یہی کرتے رہیں کہ ہر بات میں ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 15 لوگ ہیں, اور پھر آپ نے دیکھا پچھلے 6 مہینے 5 مہینے کم از کم قاضی صاحب کسی بینچ میں نہیں بیٹھے, بٹھائے نہیں گئے. ایک تو ایک وجہ یہ بھی تھی وہ کہتے تھے پروسیجر والا ایکٹ والا فیصلہ نہیں ہوتا نہیں بیٹھوں گا. میرا خیال ہے ان کا کام مشکل ہوگا, 1 سال میں تبدیلیاں کیا ہی لا جا سکتی ہیں, کتنی لائی جا سکتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروعات ہو سکتی ہیں کہ عدلیہ اپنی بحالی کی طرف چل پڑے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز گل صاحب, ہم پولیٹیکل سائنس کی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, آئین سپریم ہونا چاہیے, پھر پتہ چلا پارلیمنٹ سپریم ہے, پھر کہا جانے لگا کہ عدلیہ کا فیصلہ سپریم ہوگا, جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہی آئین کی پرسپشن ہوگی. یہ جو سپریمیسی کی کھینچا تانی ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, عدالت سپریم ہے, اصل میں عوام کس کی طرف دیکھیں, پارلیمنٹ کی طرف جو اپنے حقوق کو استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کرتی ہے, یا عدلیہ کی طرف جو اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے؟ عوام تو ایکچولی ان کو کہیں اور دیکھنا چاہیے, کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ نہ پارلیمان کرتی ہے نہ سپریم کورٹ کرتی ہے. تو یہ البتہ یہ کہ اس ملک میں آپ دیکھیں پارلیمان نے اپنے لیے توہین کا ایک قانون بنا لیا, عدلیہ نے اپنے لیے توہین کا قانون بنا لیا, اور پہلے سے بھی کچھ توہینیں شان رسالت وہ تو بالکل موجود ہونے چاہیے آئین میں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ مسلح افواج جو ہیں انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے قوانین ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب کے, لہٰذا آپ ہم سویلین قوانین اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہو نا کہ اس ملک میں 1-2% کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے ایک دیواریں اپنے ارد گرد حصار چڑھا دیا ہے قانون کا, اور باقی جو 99% 98% عوام ہے وہ گئے بھاڑ میں. تو جس ملک آج میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ٹرین سے نیچے اتر رہے ہیں اس طرح سفر. اگر برطانیہ کی آپ بات کریں مثال دیں تو پھر یہ مثال بھی دیں. یہاں تو ایک دفعہ صرف 3 مہینے کوئی وزیر بنتا ہے تو اس کے پھر ٹھاٹ پاٹ دیکھیں, اس کے لاؤ لشکر دیکھیں. میں اس دن حیران رہ گیا, طارق ٹیسوری, یہ کامران ٹیسوری جو ہمارے گورنر ہیں, کسی ٹی وی چینل پہ آ رہے تھے کہ 10 گاڑیوں کا قافلہ تھا ادھر اسلام آباد میں ان کے ساتھ. بالکل ایسا ہے. یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے عدلیہ کو کریکٹ کرنی پڑیں گی, کچھ رہنمائی فرمانی پڑے گی, اپنے بھی پروٹوکول چھوڑیں, اور یہ 10-15 گاڑیوں پہ جو ایسکارٹ ہوتا ہے یہ ختم کرنا پڑے گا. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ انگریز چھوڑ گیا تھا اس علاقے کے لیے, تاکہ اس کے ذریعے جو جتنے بھی متعلقہ افسران ہیں وہ خود کو بادشاہ اور شہزادہ سمجھیں اور عوام کو اپنے کے نیچے رکھیں. یہ جو آپ امتیاز بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. انگلینڈ کی بات کرتے ہیں ہم, جس طرح بات ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جس طرح آپریٹ کرتے ہیں وہاں پہ, اس طرح جیفرسونین ڈیموکریسی امریکہ میں ہے. تو میرا خیال ہے وہاں کی مثالیں تو ہم دیتے ہیں لیکن عمل کسی پہ بھی نہیں ہم کرتے. چلے بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. اچھا ذوالفقار صاحب, آج چیف جسٹس نے کہا ڈیورنگ ہیئرنگ, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 57,000 مقدمات پینڈنگ ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ ہم سو موٹو کا اختیار اپنے پاس بالکل نہیں رکھنا چاہتے, ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس ہو. اگر ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ کیسز اتنے پینڈنگ ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ سو موٹو کا اختیار نہیں رکھنا چاہتے یا یہ ڈیسائیڈڈ ہے, چیف جسٹس نہیں چاہتے, لیکن اس کے باوجود ایک پورا دن اس ہیئرنگ پہ ضائع کیا گیا, کیا یہ دن ضائع کرنا تھا یا اس بحث کو عوام کے سامنے لانا تھا کہ سو موٹو لینے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے, کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ عدالت کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں ان کاموں میں؟ پھر اگر یہ پری ڈیسائیڈڈ ہے, اگر ان کا ایک مائنڈ ہے کہ ہمیں سو موٹو کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ 8 گھنٹے کا جو کریکس تھا وہ 2 لائنوں میں ہے جو اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا. بینچز کی تشکیل کے لیے دونوں سینئر ججز سے میں نے مشاورت کی, یہ انہوں نے کہا, اور دونوں سینئر ججز سردار طارق اور اعجاز الحسن نے مجھ سے اتفاق کیا ہے اس ہفتے جو بینچز کی تشکیل ہے وہ اب میں کر سکوں گا. تو اس کے جواب میں طارق رحیم صاحب نے کہا کہ یہی تو میرا کیس ہے, یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں مشاورت کریں. اب مجھے بتائیں کہ یہ 8 گھنٹے کی ساری ٹرانسمیشن کے نتیجے میں یہ 2 لائنیں اس کا کریکس ہیں جو انہوں نے فرما دیا, اور سماعت اب ملتوی ہو گئی ہے 3 تاریخ تک. چلو اب ظاہر ہے یہ اصل میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو افتخار چوہدری صاحب, جو جوڈیشری ہمیں آزادی کی تحریک چلی تھی اور اس کے نتیجے میں افتخار چوہدری صاحب تحفے میں ملے تھے, اور افتخار چوہدری صاحب کی عدالت سے ایک وقت تھا جو ٹکر چلتا تھا صبح 9 بجے, وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے اس ملک میں کیا ہوگا, چیف سیکرٹری کیا کرے گا, آئی جی کیا کرے گا, پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے, اور ان کی عدالتوں کے چکر لگا لگا کے 365 دن ہوتے ہیں اور 350 دن وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی بیچارہ لاہور اسلام آباد کے رستے میں ہوتا تھا, اور وہ بیچارے پاگل ہو گئے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. تو وہ عدالت سے فیصلہ ہوتا تھا صبح 9-10 بجے جو ٹکر چلتا تھا کہ پورے پاکستان میں ہوگا کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 54,000 کیسز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. لوور کورٹس کی جو حالت ہے کرپشن کی وہ آپ کے سامنے ہے, جو کیسوں کی پیڈنسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو بہت بڑے چیلنجز ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس سے ادابرہ ہو جائیں, سرخرو ہو جائیں, ہماری دعا ہے کہ وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کریں, لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, سو موٹو لینا یا نہ لینا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے کہ کس بات پہ سو موٹو لیا جانا چاہیے. اگر وہ دستبردار ہو جائے اس حق سے کہ ہم سو موٹو نہیں لیتے, رضوانہ اور فاطمہ اور ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز, جو لوگ انصاف چاہتے ہیں ان کے وسائل نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس بات کا نوٹس لے. اگر صدر نوٹس نہیں لیتے, اگر وزیر اعظم نوٹس نہیں لیتے, کسی فورم پہ داد رسی نہیں ہوتی, تو کیا اس ملک کا چیف جسٹس بھی نوٹس نہیں لے گا؟ دیکھیے سلمہ, آج خود نوٹس لینے کا معاملہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کو ایگزیکٹو کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے انصاف نہیں ملتا تو لوگ انصاف کے لیے عدلیہ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے از خود نوٹس لینے کے جو پروسیجر ہے اس پر غور کر لیجئے. جس طرح آپ بینچ کی تشکیل پر سینئر ججز سے بات کر سکتے ہیں, اس طرح آپ از خود نوٹس کی تشکیل کے لیے بھی آپ سینئر ججز سے کنسنٹ لے سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, دیکھیے ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہر ادارے نے اپنی اپنی حدود اور ریڈ لائنز قائم کر لی ہیں, جس کی وجہ سے جو اصل میں آپ کی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے, آپ کے ملک کو آئین اور قانون کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہمیں اسے اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے کیا جائے گا؟ اب قاضی فائز عیسیٰ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے اپنے حلف کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, کہ میں نے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اس پروسیجر کو آگے لے کر بڑھنا ہے. دیکھیے یہاں پر از خود نوٹس کی بات نہیں ہے, نہ ہی یہاں پر پروسیجرل بل کی بات ہے. دیکھیے یہ وہ کیسز ہیں اتنے امپورٹنٹ کہ جو آئندہ آپ کے مستقبل کا اور آپ کی جمہوریت کا تعین کریں گے. ادروائز آپ نے ایک سوال کیا تھا جو میں اسکپ کر گیا تھا. دیکھیے اس میں اگر قاضی فائز عیسیٰ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی تاریخ دیں گے تو وہ بھی اس پر پھر عمل درآمد بھی کروائیں گے اور اس پر دیگر ادارے سیریسلی بھی لیں گے اس کو. اور اگر خدا نخواستہ ان کی ڈیٹ پر اس طرح کو اگر انہوں نے عام انتخابات کے لیے دی تو پھر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر سارا سسٹم لپیٹا جائے گا. یہ بھی اس پر بھی غور کر لیجئے. دیکھیے جب وہ کہیں گے کہ انہیں بھی دیکھنا ہے کہ سی سی آئی کا یہ ڈیسیژن ہے اور اس ڈیسیژن کے بعد اگر ہم نے حلقہ بندیاں کروانی ہے تو ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے, اور اگر آپ نے نئے حلقہ بندیوں پر نہیں جانا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پھر عدلیہ کا کام ہے اس ملک کی, جو کہ ان کا کام نہیں ہے,
इस मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए फिर वो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कंसेंसस यानी करवाएं चीफ और जस्टिस- जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाकर ये फैसला करें, ताकि जब आम इंतखाबात हो जाएं और उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत को चलने दिया जाए। फिर ये ना हो कि अपोजिशन फिर सड़कों पर है और फिर बिल्कुल ठीक है, ये देखना होगा कि कैसे सो मोटे के लिए जो exercise जरूरी है चीज वो कहते हैं कि ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो देखना होता है और पब्लिक इंपॉर्टेंस देखनी होती है। बिल्कुल ये है, ठीक फिर है, बात और हो इस जाती है। मेरिट्स पे अपने फैसला होना सीनियर चाहिए कि जज के सुमोटो ले साथ सकते हैं या भी ले सकते हैं, जिस तरह नहीं। बिल्कुल ठीक है, चीफ जस्टिस अपनी अथॉरिटी को इंतखाब वाले मामले में भी कैसे एक्सरसाइज करवाएंगे ये भी देखना होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर डिस्कस करेंगे नवाज शरीफ क्या वापस आ भी रहे हैं या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तो आ गई, लेकिन सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हुआ जिसमें यह दिखाया गया था कि नवाज शरीफ ने वापसी की तारीख को सीट को कैंसिल करवा दिया है और इसकी वजह मुमकिन तौर पर नैब तरामीम थी, जबकि बाद में पता चला कि वो स्क्रीनशॉट फेक था। नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज उनकी वापसी से पहले जाएंगी अपने वालिद से मुलाकात के लिए, लेकिन एक और एनआरओ की गूंज भी सुनाई दे रही है। इम्तियाज गुल साहब, आपको क्या लगता है, क्या एक और एनआरओ के थ्रू नवाज शरीफ वापस आएंगे या उनकी स्मूथ वापसी होगी, वो ट्रायल का भी सामना करेंगे, अपने केसेस का भी सामना करेंगे और सारी चीजें कानून के मुताबिक होगी? देखिए, इस वक्त तो ये कहना मुश्किल है कि वो एयरपोर्ट से जहाज से वो जाती उम्रा जाते हैं या जेल जाते हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक उन्हें जेल जाना है। 6 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल हो गए हैं, और अब अल्लाह करे कि उनकी सेहत इतनी अच्छी हो कि वापसी का वो सफ़र कर लें। लेकिन इस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तमाम तर बड़े स्टेक होल्डर्स, चाहे वो फौज है, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, चाहे वाशिंगटन है, वो सारे एक ही सफ़े पे हैं, एक ही पेज पे हैं, मुत्तफिक हैं कि एक शख्स है, वो इस मुल्क के मफादात का दुश्मन था, वो जेल में है और उसकी जगह भरने के लिए शायद मरियम नवाज हो सकती हैं या खुद नवाज शरीफ हो सकते हैं। तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ हमारी सियासी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, वो सब मेरे ख्याल इस समर पे मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं। अलबत्ता उससे पहले नवाज शरीफ साहब का हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि वो हमें ये लगता है कि चाह रहे हैं कि पंजाब की बागडोर भी उन्हीं की पार्टी संभाले, लेकिन पंजाब से जो सदाएं आ रही हैं इस्तेहकाम पार्टी की, वो बेचारे चीख चिल्ला रहे हैं कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, कि हमने दुश्मनियां मोल लेके पार्टी में से हम निकले, नई पार्टी बनाई है, अगर हमें पंजाब की हुकूमत नहीं मिलेगी तो फिर इसका फायदा क्या जो हमें इतनी बदनामी मोल ली है। तो अब ये मसला तय होना है कि इस्लामाबाद तो गालिबन मुस्लिम लीग के लिए हमवार हो जाएगा, लेकिन क्या पंजाब भी उसी तरह उसके हवाले होता है, ये अभी देखना पड़ेगा। ये अभी देखना पड़ेगा। जुल्फिकार साहब, ये भी कहा जा रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत से मुमकिन है कि नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिले, लेकिन क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने करियर के लिए ये धब्बा अपने सर लेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बातें कबल अज़ वक्त है और ये हमें नहीं करनी चाहिए। नवाज लीग ने तो बड़ा वेलकम किया है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब इंसाफ का बोलबाला होगा। जुल्फिकार साहब, आपको तो अंदर की सारी बातें पता होती हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए इस पे लेकिन सलमा, जिस एनआरओ की आप बात कर रही हैं, एनआरओ तो बहुत पहले से हो चुका। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल चुकी है, फील्डिंग उनकी कंप्लीट है। उस वक्त पे जब मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो ये दावा कर रही है नून लीग कि हमें क्लियरेंस मिल चुकी है, अमेरिका से भी मिल चुकी है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी मिल चुकी है, मुल्क के अंदर भी उनकी फील्डिंग मुकम्मल तौर पे लग चुकी है। आप शाहिद अशरफ तारड़ साहब, अहाद चीमा साहब, तोकीर शाह साहब और उसके बाद फवाद हसन फवाद साहब के सिस्टम के अंदर मौजूदगी के बाद मेरा ख्याल है कि किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि नून लीग की पूरी तरह से फील्डिंग लगी हुई है। पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके हर जगह पे उनके काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सारा मामलात MNS MPS के जो काम है उनके चिट्टों के ऊपर हो रहे हैं। अच्छा, ये सारी ग्राउंड्स के ऊपर जब चीजें हम देखते हैं कि एक केयर टेकर सिस्टम के अंदर भी वो पूरी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरा
वो टाइमिंग आने की, वापस आने की भी उन्होंने दी है, और साथ ये दावा भी, मुझे लगता है कि अगले इक़्तिदार की पूरी तरह से बसात बछाई जा चुकी ठीक है। आपके ख्याल में उनके लिए सारी चीजें बेहतर है? नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के, सलमा, नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के मकीन होंगे अगले सेटअप में। पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पे कराची के अंदर जो ऑपरेशंस की बातें की गई हैं, उसके बाद वो ज़हनी तौर पे अपोजिशन में बैठने के लिए रेडी हो गई है। और अब ये आने वाला जो वक्त होगा उसमें नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं, दावा कर रहे हैं नून लीग के वो अगला इक़्तिदार उनको मुमकिन तौर पे नवाज शरीफ के हाथ जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं भूल गया काजी साहब का जिक्र कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चीफ जस्टिस हो या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या हमारी एस्टेब्लिशमेंट, सब माशाल्लाह एक ही पेज पे हैं अब। और गेम इसी तरह से खेली गई थी कि ये तमाम मोहरे अपनी अपनी जगह पे आ जाएं, तो फिर जो हमारे जो शाही घराना है वो वापस, बड़े भाईजान इंशाल्लाह वापस आएंगे और इस्लामाबाद में आके मकीन होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर रजा साहब, 10 लाख लोग जमा करने का टारगेट है राना सनाउल्लाह के पास, क्या वो कर पाएंगे? देखिए, इस वक्त तादाद मैटर नहीं करती कि आप कितने लोग जमा कर पाएंगे। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब आएंगे, लाहौर में लैंड करेंगे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि देखिए, जिस नवाज शरीफ साहब को मैं जानता हूँ या समझता हूँ, यकीनन शाम साहब और इम्तियाज़ गुल साहब, राहत साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जब तक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर नहीं कर लिया, उस वक्त तक उन्होंने आने की तारीख नहीं दी। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात बिल्कुल तय हो चुके हैं और वो एक दिन 21 का उन्होंने कहा है, अक्टूबर का 22 हो सकती है, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर उनके आने में तादाद जमा करने का कोई उसमें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आइंदा आम इंतखाबात में उन्हें हिस्सा कैसे मिलता है। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में भी है, KPK में भी है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में नशस्तें लेने के लिए जरदारी साहब वहाँ पर डेरे डाले हुए हैं और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो आज़ाद इलेक्टेबल्स हैं, जिनकी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी वर्थ है, उन लोगों को साथ शामिल कर लें और कोई इलेक्टेबल्स उनके साथ आना चाहें वो उनको साथ शामिल कर लेंगे। देखिए, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि मेजॉरिटी किसकी होगी, नहीं होगी, मखलूत हुकूमत होगी अगर इंतखाबात होते हैं, क्योंकि देखिए जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी माजी में जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है, उन्होंने भी हिस्सा बकदर जुस्सा हासिल करना है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, बाकी जमातें भी हैं। लिहाजा सबसे पहले जरूरी तो यह है कि आपके मुल्क में आम इंतखाबात साफ शफाफ तरीके से किसी न किसी तरीके से हो जाने चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मुत्तफिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एहतिशाम साहब, नवाज शरीफ की वापसी, लेकिन बिलावल अभी तक पंजाब में मौजूद है। मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुला लिया है, क्या मंजरनामा होगा? बज़ाहिर तो ये लगता है कि उनको मशवरा यही दिया गया कि आप बेटी के साथ आएँ और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बिलावल भुट्टो साहब और देख लें अभी जिस अंदाज से एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सख्त बातें भी की, और आपने देखा हनीफ अब्बासी ने तो भुट्टो साहब के बारे में बातें की और बाद में माफ़ी भी मांगी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको रियलाइजेशन बिलावल भुट्टो को हो रही है कि तीसरी मरतबा भी पंजाब में जाने के बाद कोई इनरोड नहीं बना सके। देखिए, अब ये बात मान लेनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुझे नहीं लगता, कोई कतई तौर पे नहीं लगता कि आप कोई परेशानी का आलम है। हाँ, एक बात है कि ज़ाहिर है ये बहस हो रही है, ये जो अदालती हल्के हैं या आइनी कानूनी हल्के बातें कर रहे हैं कि मफरूर हैं तो आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, वन टाइम शायद जाना पड़े चंद एक दिन के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है पेशबंदी पहले कर दी गई। असल इशू इस वक्त यह है कि कैंपेन को लीड करना उन्होंने और इन हालात में करना है कि 18 माह 17 माह की PDM की हुकूमत का सारा मलबा PMLN पे पड़ गया है। इस वक्त PMLN के पास कोई बयानियाँ नहीं है सिवाय इसके कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब आएँ, अपने तौर पे बयानी की बात करें और डिसोन करेंगे इवन शहबाज शरीफ साहब के 15-18 महीने को भी, और इवन वो 10 महीने जो शाहिद खान अब्बासी के भी, वो कहेंगे जी मेरा कंपैरिजन करें आप, मेरे जो 4 महीने 2017 से लेके जो 22 तक के थे उसके बारे में बात करें। मुझे अपने तौर पे लगता है कि जो लोग कहते हैं इस्तेकाम पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, मुझे नहीं लगता सलमा कि उनकी कोई वैल्यू वर्थ है। देखें, ना चाहते हुए भी जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बनना है उनके लिए होगा, उनकी जिसको कहते हैं फॉलोइंग है, एक सेंट्रल पंजाब उनके पास है। असल मसला उनका होगा कि वो किस तरीके से आएंगे। देखें, ये तीसरी मरतबा बाहर से आएंगे, पहली मरतबा आए थे 200 बनना नहीं था जब मुशर्रफ के ज़माने में आए थे, फिर आए 10 घंटे लगे थे लाहौर में, शहबाज साहब पता नहीं कहाँ गुम गए थे। मुझे लगता है कि असल टेस्ट उनका है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी है, इसके लिए क्या कर पाएंगे, ये एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेने, लेकिन उससे आज गुल साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बात करते हैं CDA के ऑपरेशन के बारे में। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज सीडीए ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। हमेशा की तरह एहतजाज हुआ, मज़ाहमत हुई, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई। 2 बच्चे जख्मी हो गए जिनको पिम्स में ट्रीटमेंट के लिए मुंतकिल कर दिया गया। अनवर साहब, क्या ये तरीका होता है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का? कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई टीम प्रॉपर वहाँ पे नहीं थी, 2-4 पुलिस वाले गए, मार खा के आ गए, बच्चों को गोलियां लग गई। सलमान, देखिए कि ये तो फिर D12 के पास जो गांव है ना, वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। आप देखिए, ये आपके बिल्कुल नाक के नीचे एक इतना बड़ा सेक्टर बन गया है G12 के बिल्कुल सामने। अगर आप देखें यहाँ पर इस तरह बेहंगम वहाँ पर इमारत खड़ी हो गई हैं, आप सोच नहीं सकती। देखिए, अब ऑपरेशन का वक्त ठीक नहीं था। देखिए, पहले आवाम जो है वो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल की मुसीबतों में पड़े हुए हैं, ऊपर से आप ऑपरेशन करके मजीद उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। एक बात यह ठीक है, सरकार की ज़मीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन ये देखिए उसके मुहर्रकात क्या, एलिमेंट्स क्या हैं। ये खुद सीडीए के जो लोग हैं ये सरकार की ज़मीन पर कब्जा करवाते हैं और फिर जब ऊपर से प्रेशर आता है तो उसको वागुजार कराने के लिए वहाँ पर इन्फोर्स करते हैं, वहाँ पर फोर्स को लेकर जाते हैं। देखिए, इस बेरा रवि को ख़त्म होने की ज़रूरत है। इस तरह नहीं कि आप अपने लोगों पर गोलियां चलाएं। इससे देखिए ना, आप मज़ीद नफरत को फ़रोग़ दे रहे हैं। आगे इस मुल्क में लोगों से प्यार मोहब्बत की बजाय अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, इदारे जो हैं, वो इस तरह उनके साथ करेंगे लोगों के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बेहतर होगा। ठीक है, सरकार की ज़मीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब जो कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ G12 में पहले ऑपरेशन कीजिए ना, आपको पता चले वहाँ पर कितनी बुलंद बाला अमारात खड़ी हो चुकी हैं, उनको पहले क्लियर करवाइए। हाउसिंग सोसाइटीज़ ने बड़ा किया हुआ है, बाई लॉज की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद के अंदर आपके FARs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। ठीक है, आप इन जगहों को खाली करवाइए, जो उनकी कंपनसेशन है दीजिए। आपने एक प्लॉट के लिए 3-3 लोगों को जब कंपनसेट करेंगे तो आप खुद लोगों को रास्ता देते हैं कि वो लाकानूनियत की तरफ जाएं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कम से कम ये इंश्योर हो कि जो सरकारी इदारों के एहलकार ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं, रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सिलसिला खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एहतिशाम साहब, एक अनवर मसूद साहब का बड़ा मशहूर शेर है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। वो कहते हैं, जाने वाले मेरी बद्दुआ लेता जा, जा तुझे सीडीए से काम पड़े। तो सीडीए के काम तो इसी तरह से होते हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ मार्केट्स में हर जगह पे तजावुज़ात नजर आती हैं, लेकिन जब वो सामान लेके जाते हैं, थोड़ी सी रिश्वत लेते हैं, बत्ता लेते हैं, सामान वापस कर देते हैं, अगले दिन वही जगहों पे आपको कुर्सियां लगी नजर आती हैं, दुकानें, खोखे, सब चल रहा होता है। क्या तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि किसी घर में रहने वाले को बेघर कर दो, लेकिन जहाँ से पैसे आ रहे हैं उसको काम करने दो? देखिए, ये तजावुज़ात और इसको अक्सर हम यूज़ करते हैं, जुल्फ़कार भी यूज़ करते हैं लफ्ज़ को, जो इंक्रोचमेंट जो है ना, ये सही मानों में इंक्रोचमेंट वाली बात है। देखिए, होता क्या रहा है, आज की बात नहीं, 40 बरस से लेके देख लें, 45 बरस हो गए मुतासरीन इस्लामाबाद, किसी जगह पे उनको कंपनसेशन मिली, किसी जगह नहीं मिली। अब सवाल है कि ऑपरेशन किया जाते हैं। अनवर रज़ा, आपको याद हो, ये भी 25-30 साल पुरानी बात है कि जब ये बनी गला में ऑपरेशन किया गया था, वहाँ AQ खान और बड़े बड़े लोगों के घर थे, वो दिखाया गया, उसके बाद कहा गया तो रोक दिए गए। अभी आप देख लें, ये महीना 2 महीने पहले G8 में नाजायज़ तजावुज़ात जिस तरह बना के गाड़ियों उन्होंने पूरा इलाका कब्जा किया होता है, बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, निकाल दिया गया। अगले दिन मैं वहाँ से गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। अदालती हुक्म था। देखिए, बात यह है कि इंतज़ामिया से मिल के सारा काम होता है और ये हो नहीं सकता कि ये सीडीए चाहे और ये काम ना हो सके। और हमारे देख लें कि साथ साथ जो गाँव लगते हैं सीडीए के, और ये 12 सेक्टर की बात कर रहे हैं, 13 सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो इस तरह की आम चीज़ें देखने में मिलती हैं। अब देखें, बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का अगर रिजॉल्व हो और सीडीए के लोग अंदर से ना मिले हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ तजावुज़ात को कर सकता है। अभी आप देख लें, जिस वक्त आप आ रहे होते हैं शाहरा सोहरावर्दी से, और जिसको अब नाम दे दिया गया श्रीनगर हाईवे, लेफ्ट पे आप देख लो, बेशुमार जगह आज से 3 साल पहले उन्होंने गिराई थी, वो वैसी की वैसी है। बिल्कुल उनकी फेट का पता ही नहीं है कि जी इनको दोबारा इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल है जो काम करना है ढंग तरीके से किया जाए, मुतासरीन का जो है ना, वो उनकी पेमेंट वक्त पे की जाए और एक सही मानों में ग्रैंड ऑपरेशन हो, हर जगह पे हो। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। अगर किसी की जमीन इस तरह एक्वायर की जा रही है, खाली करवाई जा रही है, उनको कोई मुतबादिल जगह दे दी जाती है, अगर सरकारी जमीन पे भी तजावुज़ात हुई हों, लोग बहुत लंबे अरसे से रहते हों, उनके लिए भी कोई मुनासिब बंदोबस्त कर दिया जाता है कि कोई टेम्परेरी रिहाइश का अपनी कहीं और कायम कर लें। लेकिन इस तरह बाय फोर्स लोगों को मार पीट के, हाथापाई, पुअर प्लानिंग के साथ जाना, क्या ये सब होना चाहिए? सलमा, आप बात कर रही हैं कि खाली कैसे करवाना चाहिए था और कैसे नहीं करवाना चाहिए, और वहां पे इस तरह प्लानिंग क्यों की गई। मेरा तो सवाल ये है कि ये कब्जे होते क्यों हैं? ये LDA हो, CDA हो, KDA हो, ये हर सूबे के अंदर, हर शहर, बड़े शहर के अंदर ये पहले कब्जे करवाए जाते हैं और कब्जे करवाने के एहलकार पैसे लेते हैं।
ठीक। फिर उसके जुर्माने के नाम पे इनकी तनख्वाहें चलती हैं, इनके खर्चे चलते हैं, फिर उसको बाद में जब प्रेशर आता है तो खाली करवाने के नाम पे उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। सवाल ये है कि ये सब कुछ होता क्यों है? LDA लाहौर भी और CDA लाहौर इस्लामाबाद भी ये मिलता जुलता काम है। मेरे पास एक LDA के DG साहब तशरीफ लाए पिछले, और उन्होंने कहा कि बताएं जी ये कैसे इसका मसला हल हो सकता है, ये क्या किस तरह ये नाजायज बिल्डिंग्स खत्म हो सकती हैं। और मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि ये लाहौर के आधे हिस्से के थोड़ा सा आगे कंटोनमेंट का इलाका आता है, वहां पे एक बिल्डिंग भी नाजायज नहीं बनती, और इसलिए नहीं बनती कि वो बनने नहीं देते। बिल्कुल ठीक है, यानी इदारों के अंदर पहले सफाई होनी चाहिए। जुल्फिकार साहब खत्म हो गया, लेकिन आपको पॉइंट आ गया कि जब तक इन इदारों के अंदर से करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक तजावजात भी खत्म नहीं होंगी। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।